Hello, yesterday we have learnt about ideal and non-ideal solutions. आज हम लोग एजियोट्रॉप के बारे में जानेंगे कि एजियोट्रॉप होता क्या चीज़ है। एजियोट्रॉप जिसे हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब होता है कि वो मिश्रण जो एक ही ताप पे बॉयल करे। हो सकता है कि उसमें अलग अलग मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, लेकिन जब उसको एक निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो वो एक ही ताप पर बॉयल करेगा और इसका कंपोजिशन सॉल्यूशन में और वेपर फेज में एक जैसी होगी। तो इस तरह की मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉप कहते हैं, यानी कि द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स boil at same temperature and have same composition in liquid and vapor phase is called एजियोट्रॉप। यानी कि वह मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिली हुई हो और वो सब एक ही टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर पे बॉयल करती है और जो कंपोजिशन है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में वो सेम रहेगी। तो इस तरह की मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉप कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक मिक्सचर लेते हैं, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे वाटर ले लेते हैं और प्लस यहाँ पे अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, ठीक है। इसको जब एक निश्चित अनुपात में हम लोग मिला देते हैं तो मिलाने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो है एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करेगी। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिक्विड कंडीशन में अगर वाटर की परसेंटेज अगर x% होगी, x% अगर वाटर होगी, तो जब ये बॉयल करेगी तो यहाँ पे भाप बनेगा, दोनों का भाप बनेगा, वाटर का भी और अल्कोहल का भी। तो यहाँ पे वेपर फेज में भी जो वाटर की कंपोजिशन होगी वो x% ही होगी। वो क्या होगी? x% ही होगी। तो इस तरह की जो लिक्विड होती है इसे हम लोग एजियोट्रॉप कहते हैं, है ना। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अब ये जो एजियोट्रॉप होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसे कहते हैं? यानी कि वह मिक्सचर जो कम ताप पे बॉयल करती है ना, उस तरह की मिक्सचर को हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। तो इस तरह की मिक्सचर जो उसके अंदर कंपोनेंट मिला हुआ है, उन दो या दो से अधिक कंपोनेंट या जितने भी कंपोनेंट हैं उससे कम ताप पर ये बॉयल करेगी। तो द मिक्सचर विच बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर देन आइदर ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यानी कि वह मिक्सचर जो कम ताप पर बॉयल करती है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट हो उसका बॉइलिंग पॉइंट से कम पे, तो उस तरह की मिक्सचर को हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे एजियोट्रॉप है वाटर और इथेनॉल। वाटर और इथेनॉल को जब मिला देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप। यहाँ पे 95.97% अगर इथेनॉल लेते हैं और रेस्ट वाटर लेते हैं तो इन्हीं की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट करके कितना हो जाता है? 78.15% हो जाता है, जबकि हम लोग 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करती है और अल्कोहल की भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 90 के करीब होती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये 78.15 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करती है। फिर यहाँ पे हम लोग पायोडीन प्लस वाटर अगर हम लोग मिक्स करते हैं, जहाँ पे पायोडीन की जो परसेंटेज होती है वो 57% होती है मिक्सचर के अंदर, तो यही लिक्विड अब बॉयल करती है एक साथ 92.60 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो पॉजिटिव डेविएशन रॉल्ड्स लॉ से दिखलाती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। पहला तो मिनिमम था, दूसरा हम लोग देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यानी कि वह एजियोट्रॉप जो हाई टेम्परेचर पे बॉयल करती है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से,
तो उस तरह की मिक्सचर को हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। यानी कि द एजियोट्रॉप विच बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन आइदर कंपोनेंट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे द सोल्यूशन विच शोज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वो मिक्सचर्स जो निगेटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से दिखलाती है ना, तो वही मिक्सर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाती है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, हम लोग जानते हैं यहाँ पे जब दोनों का नाइट्रिक एसिड HNO3 लेते हैं प्लस यहाँ पर H2O लेते हैं, जहाँ पे नाइट्रिक एसिड की जो कंपोजिशन होती है वो 68% होती है। तो यही मिक्सचर चूँकि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होती है, नाइट्रिक एसिड का करीब 100 ही करीब होती है, लेकिन जब इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं जहाँ पे 68% नाइट्रिक एसिड होती है, जब मिक्स करते हैं तो यही लिक्विड अब 125 डिग्री सेल्सियस पे 125.5 डिग्री सेल्सियस पे यही लिक्विड क्या करती है, बॉयल करती है ना। तो ये क्या होगी, जो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मिक्सर अब बॉयल करिए, इसलिए इस तरह के मिक्सर को हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। इसमें और भी दूसरा एग्जांपल है HCl प्लस वाटर, जहाँ पे 79.8% वाटर होती है, तो यही लिक्विड अब 108.6 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करती है। तीसरा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, जहाँ पे 80% क्लोरोफॉर्म होती है ना, तो यही लिक्विड अब 65 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करती है। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक 2.6। जैसा कि कल बतलाए थे कि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे आज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या चीज़ है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ सोल्यूट के पार्टिकल की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। तो उस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि वह फिजिकल प्रॉपर्टीज जो निर्भर करती है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की पार्टिकल की संख्या के ऊपर, बट नॉट ऑन देयर नेचर, लेकिन उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, इस कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसे ही हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। पहला है जो रिलेटिव लॉडिंग है वेपर प्रेशर का सोलवेंट का। दूसरा है डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोलवेंट की वो क्या होगी, डिप्रेस हो जाएगी, मतलब नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से और भी ये कम पे फ्रीज करेगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। तीसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो राइज कर जाएगा, मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ये कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगी। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज करती है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाले सॉल्यूशन का, तो उस पर निर्भर करता है, यानी कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निर्भर करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ डिजॉल्व्ड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो मोलर मास जो डिजॉल्व्ड होती है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। टू गेट प्रिसाइज रिजल्ट फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। एक सही रिजल्ट, लगभग प्रिसाइज का मतलब होता है कि लगभग सही या बिल्कुल सही, तो सही रिजल्ट लेने के लिए हम लोग को जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का सही रिजल्ट लेने के लिए जो अगला 3 कंडीशन है इसे सेटिस्फाई करना बेहद ज़रूरत है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी होगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो आता है यहाँ पे, द सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। जो सॉल्यूशन का होना चाहिए यहाँ पे बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए, है ना, कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। अगर कंसनट्रेटेड होगा तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रिजल्ट आएगी वो अल्टरनेट हो जाएगा, मतलब सही रिजल्ट नहीं आएगा। द सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल,
दूसरा है यहाँ पे जो सोल्यूट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये भाप बन करके नहीं उड़ सके, है ना। तीसरा कंडीशन है द सोल्यूट डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सोल्यूशन, जो सोल्यूट है वो ना तो सोल्यूशन के अंदर जुड़े, यानी कि दो पार्टिकल या दो से अधिक पार्टिकल जो सोल्यूट की वो जुड़ करके आपस में एक ना बनाए, और ना ही एक सिंगल पार्टिकल टूट करके एक से ज़्यादा पार्टिकल में चेंज हो, है ना। तो ये ना तो एसोसिएट करे ना तो डिसोसिएट करे। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रही है, ये तीन कंडीशन, तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट सही नहीं कर सकते हैं। तो पहला यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग लिए हैं, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है, जिसको हम लोग डेल पी अपॉन पी ए नॉट से भी इंडिकेट करते हैं। तो रॉल्स लॉ फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो रॉल्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला हुआ है, इसके लिए क्या हम लोग कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट, चाहे है मैथमेटिकल फॉर्म से रॉल्स लॉ का। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो क्या होता है, एक के बराबर होगा, चाहे ए प्लस चाहे बी इक्वल टू 1, और चाहे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस चाहे बी। तो हम लोग चाहे ए इक्वल टू 1 माइनस चाहे बी क्या करते हैं, हम लोग रॉल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म में पुट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे कहा जाएगा पी इक्वल टू पी ए नॉट होल 1 माइनस चाहे बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो पी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट चाहे बी हो जाएगा। अब हम रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए बराबर पी ए नॉट चाहे बी। तो पी ए नॉट चूँकि ये क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड की, और पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, है ना, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला हुआ है। तो हम लोग जानते हैं जो वेपर प्रेशर होगी वो कम होगी प्योर सॉल्यूशन के प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोडिंग इन वेपर प्रेशर। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग ये तो सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है, सपोज दैट ये वाटर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे जो पहले भाप बनेगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाप बनेगी जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होगी। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सपोज दैट यहाँ शुगर चीनी मिला देते हैं, तो चीनी सरफेस पे आ जाएगी, जिसकी वजह से वेपर का जो फॉर्मेशन होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन वो क्या होगा, घट जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगी, अब यहाँ पे भाप की अमाउंट कम हो जाएगी, तो भाप की प्रेशर क्या होगी, कम होगी। तो पहले वाली जो भाप थी जब यहाँ पे सोल्यूट नहीं मिला हुआ था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पी ए नॉट, ठीक है। और अब जो हुआ यहाँ पे, चूँकि अब घट गई यहाँ पे भाप की प्रेशर, तो अब कितनी होगी यहाँ पे, पी ए हो गई, ठीक है। तो पी ए नॉट से पी अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज, कितना डिक्रीज कर रही है भाप की प्रेशर, तो पी ए नॉट माइनस पी ए डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट चाहे बी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग इन वेपर प्रेशर या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अब चूँकि रिलेटिव निकालना है, तो पी ए नॉट को क्या करेंगे, इधर लाएंगे डेनोमिनेटर में, इधर लाएंगे तो डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, तो बराबर क्या होगा, चाहे बी। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी ए नॉट माइनस पी ए को हम लोग माइनस करेंगे तो डेल पी भी कह सकते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर अपॉन पी ए नॉट बराबर चाहे बी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर है। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ रॉल्स लॉ हो गया, या अनदर फॉर्म्स ऑफ रॉल्स लॉ हम लोग कह सकते हैं। सो दिस इक्वेशन गिव्स अनदर फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ, ये इक्वेशन है जो एक अलग तरह का रॉल्स लॉ का रूप देता है, विच स्टेट है, जो कि स्टेट होता है द रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जो रिलेटिव लोडिंग है वेपर प्रेशर की सॉल्यूशन का, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होती है। ये एक दूसरा फॉर्म है रॉल्स लॉ का। अब हम लोग देख रहे हैं रिलेटिव लोडिंग्स ऑफ वेपर प्रेशर से मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोलर मास फ्रॉम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। हम लोग जानते हैं चाय बी जो कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट है, तो चाय बी बराबर का होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्वेंट होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बहुत ही कम है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्वेंट से,
तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से रिमूव कर देते हैं। तो जब ये इसको रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे NB/N है, तो चाय भी बराबर क्या हो जाएगा, NB/N है। लेकिन हम लोग जानते हैं NB क्या मोल है, नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपन या मास बटे मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, तो सोल्यूट का यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट है, तो मास ऑफ सोलवेंट अपन मोलर मास ऑफ सोलवेंट। जब इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर अल्टरनेट करेंगे, इसको पलटी करेंगे, कलट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा चाय बी इक्वल टू WB/MA/WA/MB, ये सेकेंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लोग देखते हैं। तो PA0 - PA/PA0 ये रिलेटिव लॉडिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। अब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यहाँ पे आ गया WB/MA/WA/MB, यहाँ पे MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, इधर आएगा, तो ये PA0 - PA का होल कर देंगे प्लस इंटू WB/MA/WA। तो ये हमें फाइंड हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कल हम लोग देखेंगे दूसरा 3 और फॉर्म्स है, ये तीनों फॉर्म्स कल देखेंगे। थैंक यू।